देखिए, जात छुपाई कि नहीं छुपाई इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये प्रमाण है कि उन्होंने उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को जो कथा करने आए थे, उनको घुटनों पे जमीन पे लिटाकर माफी मंगवाई है, जूते चटवाए हैं और मतलब ये भी सुना है कि मूत्र का छिड़काव किया है उनके ऊपर और उनको जलील किया है। ये सबूत है। उन्होंने जाति छुपाई कि नहीं छुपाई इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर गुण क्या है, वो अगर कथावाचक का गुण है तो कथावाचन करेगा। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो किस जाति में जन्म लिया है, पैदा हुआ है। उसने जाति छुपाई, ये कैसे अपराध हो सकता है? छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि तुम इंसान को इंसान नहीं समझते, केवल इंसान उन्हीं व्यक्तियों को समझते हो जो तुम्हारी जातिगत इस दुर्भावना के आईने में फिट बैठते हो। वो छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और ये छुपाने का जो जो एक तरीका है, ये अपराध नहीं है, क्योंकि समाज ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अब अगर बहन बेटियां दहेज के लिए अपने माँ बाप के ऊपर दबाव डालती हैं तो वो बहन बेटियां अपराधी नहीं है, वो समाज अपराधी है जिसने उन्हें। जय भीम। मैं मेवालाल और मैं आज बात करने के लिए आया हूँ। ऐसे हमारे मेहमान हैं कि जो महिला हैं और ब्राह्मण समाज की बेटी हैं। इनसे समझूंगा कि जो अभी उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश कहा जाता है, वहाँ इटावा में एक कथावाचक हैं, यादव समाज से हैं। वो कथावाचक करने गए, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ और कहा जा रहा है कि उन्होंने जात क्यों छिपाई। मैं बहन जी से समझूंगा कि आखिर जात छुपाना अपराध है या जात पूछना अपराध है। क्या इस तरह से केवल एकाधिकार ब्राह्मणों का ही कथावाचक करने का है कि बाकी जातियां भी कथावाचक कर सकती हैं? इस तरह से देश में क्या जो जाति व्यवस्था है किसने बनाया और ऊंच नीच क्यों बनाया है, ये सारी सवाल अपने बहन हमारी जो है ये सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, इसे समझूंगा कि आखिर आप कैसे इसको देखते हैं। बहन जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है, सब देखने वालों का भी, दर्शकों का भी स्वागत है। आपसे मेरा मैडम एक सवाल आपसे, एक ब्राह्मण की बेटी हैं, आप बताएं कि जो इटावा की घटना कथावाचक यादव समाज के साथ हुआ है, क्या वो सही हुआ है? देखिए, पहली बात तो हम ये स्पष्ट कर दें कि हम एक इंसान हैं, ब्राह्मण की बेटी हैं या किसकी बेटी हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम पैदा कहाँ होते हैं ये हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन हम कैसे इंसान बनेंगे वो हम डिसाइड करते हैं। वो हमारे परिवार का पालन पोषण डिसाइड करता है, वो किस विचारधारा को लेकर हम जीवन जीते हैं वो डिसाइड करता है। तो हम देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में जो समानता का, प्यार का, बंधुत्व का, भाईचारे का विचार था, उसे दफना दिया जा रहा है और इस व्यवस्था की सड़ांध के रूप में ये जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव या ऊंच नीच के भेदभाव इकट्ठे खड़े किए जा रहे हैं और इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जिस विचारधारा को हम लेकर जी रहे हैं, एसयूसीआई सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की जिस विचारधारा को कॉमरेड शिवदास घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब ने जो जो संविधान बनाकर जिस विचार को जनता को बराबरी का हक देने का प्रयास किया था, हम सच्चे अर्थ में उसे जीवन में अप्लाई करते हैं और उसे लेकर जीते हैं। हम ब्राह्मण है कि नहीं है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी परिवार में जन्म लेंगे, ये हमारे एक्शन डिसाइड करेंगे कि हम क्या हैं। हम तो इस ऊंच नीच और ब्राह्मण और शूद्र के भेद को जन्म से निर्धारित किए जाने को सिरे से नकारते हैं। हमने कभी अपने पिताजी से, हम अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से कभी ये सीखा ही नहीं, देखा ही नहीं परिवार में कि हम किसी काम, छोटा काम करने वाले या किसी भी ऐसे व्यक्ति से नफरत करें या भेदभाव करें। तो ये हमारे विचार, हमारा चिंतन डिसाइड करता है कि हम ब्राह्मण हैं, कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जिससे नफरत की जाए। ये जो व्यक्ति, हाँ मैडम, इटावा की घटना जो घटा है, क्या सही है गलत हुआ है? देखिए, ये इटावा की घटना जैसी घटनाएं जो हम कह रहे हैं कि यही असल में इस व्यवस्था की सड़न है, गलन है और सड़ांध है, जो बदबू के रूप में, ऐसी घटनाओं के रूप में हमारे सामने आती है। कहीं पर ये दलित बेटियों को मारकर और जला देते हैं, कहीं पर ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि मार दिया और मतलब कुकर्म किया और मारकर टांग दिया उस पे।
पेड़ पे, और कभी ये करते हैं कि किसी कथावाचक ने जो इस लायक है, कोई भी वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दलित हो, बहुजन हो, यादव हो, महिला पटेल हो, महिला हो, पुरुष हो, ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी के ज्ञान को, अगर उसके अंदर ज्ञान है और वो लोगों को कथा सुना सकता है, भागवत कर सकता है, तो ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी जाति पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जाति के ठेकेदार बनते हैं, और ये जिस व्यवस्था के पोषक हैं, जो व्यवस्था इनको इनको पालती पोसती है, आगे बढ़ाती है, तो ये एक ऐसे समाज का परिदृश्य उपस्थित करते हैं जो सदियों पुरानी मनीवादी व्यवस्था को लेकर जी रहा है, जिसका आज के जमाने में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मैडम, क्या जात छुपाना अपराध है या जात पूछना अपराध है? देखिए, जात छुपाई कि नहीं छुपाई इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये प्रमाण है कि उन्होंने उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को जो कथा करने आए थे, उनको घुटनों पे जमीन पे लिटाकर माफी मंगवाई है, जूते चटवाए हैं, और मतलब ये भी सुना है कि मूत्र का छिड़काव किया है उनके ऊपर और उनको जलील किया है। ये सबूत है। उन्होंने जाति छुपाई कि नहीं छुपाई इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर गुण क्या है, वो अगर कथावाचक का गुण है तो कथावाचन करेगा। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो किस जाति में जन्म लिया है, पैदा हुआ है। उसने जाति छुपाई, ये कैसे अपराध हो सकता है? छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि तुम इंसान को इंसान नहीं समझते, केवल इंसान उन्हीं व्यक्तियों को समझते हो जो तुम्हारी जातिगत इस दुर्भावना के आईने में फिट बैठते हो। वो छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और ये छुपाने का जो जो एक तरीका है, ये अपराध नहीं है, क्योंकि समाज ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अब अगर बहन बेटियां दहेज के लिए अपने माँ बाप के ऊपर दबाव डालते हैं, तो बहन बेटियां अपराधी नहीं है, वो समाज अपराधी है जिसने उन्हें दहेज लेने के लिए विवश किया है। ये समाज अपराधी है जो जातियां छुपाने के लिए लोगों को विवश करता है। मैडम, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक शिक्षित हैं, एक्टिविस्ट हैं और समाज में आती जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जाति किसने बनाई और ऊंच नीच क्यों बनाया? देखिए, ये समाज जो है ना, सदियों से, जब से मानव ने सेटलमेंट में रहना शुरू किया, जब से मानव ने तो मुझे दिखाना। अपने जीवन को स्थायी रूप देना शुरू किया। वो कल्पना कीजिए कि जब एक आदिम साम्यवादी युग था, आदिम मानव पेड़ों पर रहता था, जंगल से फल फूल खाता था, इकट्ठे करता था, या किसी जानवर को मार के भी आपस में लड़ झगड़ के बांट बढ़ के खा लेते थे। कोई वहां पर छोटा था ना बड़ा था, कोई जाति थी ना धर्म था। तो ये एक ऐसा समाज था जो उन्नत तो नहीं था लेकिन समान जरूर था। फिर ये जब जैसे ही कृषि का विकास हुआ और एक शारीरिक बल वालों ने दूसरे लोगों को, कमजोर लोगों को अपने लिए काम करवाने के लिए मजबूर किया, तभी ये दास व्यवस्था आई और उसे दासता का युग कहते हैं। दूसरा जो स्टेप था, उस दासता के युग में शारीरिक रूप से शक्तिशाली लोगों ने कमजोर लोगों को, जैसे महिलाओं को भी, गुलामी का जीवन तभी से शुरू हुआ। ये ऐतिहासिक तथ्य, ये हम नहीं बता रहे, ये ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रिसर्च में ये सामने आया है कि एक समाज था समानता पे आधारित, जो एक तरह से आदिम साम्यवादी युग था। दूसरे अगला स्टेप आया दासता का युग, जिसमें कम शारीरिक रूप से कमजोर, जिसमें महिलाएं और वो लोग थे जो दूसरे कबीलों के साथ झगड़ा करके हरा दिए जाते थे और उनको फिर अपने लिए कृषि कार्यों में गुलामी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यही व्यवस्था यूरोप में गुलाम और मालिक के रूप में आई, और भारत में जातियों में बंटकर वो जो शक्तिशाली व्यक्ति थे उन्हीं की औलादों ने अपने आप को उच्च वर्ग का बनाकर और दूसरे जो लोग थे उनको निम्न जाति का एक ठप्पा लगा दिया, और वही ठप्पा आज तक जन्म के आधार पर चलता आ रहा है। ये किसी ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, विज्ञान ने नहीं बनाया, और तथाकथित भगवान ने भी नहीं बनाया, किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा हुआ। और जो ग्रंथों में लिखा है वो इनके खुद के लिखे हुए, ब्राह्मणों के लिखे हुए हैं। वरना तो ये विज्ञान गवाह है, समाज गवाह है, ये विज्ञान गवाह है और प्रकृति गवाह है कि ना तो सूरज की रोशनी किसी में अंतर करती, ना हवा अंतर करती, ना पानी अंतर करता, और ना ही ये विज्ञान की जो चमत्कार है, ये क्या किसी बहुजन समाज वाले के हाथ से अगर एसी ऑन करे तो वो नहीं होगा, या किसी यादव के या किसी दलित के ऑन करने से एसी ये कह देगा कि मैं तुम्हें ठंडक नहीं दूंगा, है, या लाइट ये कह देगी कि हम नहीं जगेंगे तुम्हारे ऑन करने से। अरे जब विज्ञान कोई भेद नहीं कर रहा और विज्ञान से जीवन चल रहा है, जो अवैज्ञानिक सोच वाले हैं, जो अप्राकृतिक सोच वाले हैं, जो असामाजिक सोच वाले हैं और जो अमानवीय सोच वाले हैं, वही इस तरह के भेदभाव करते हैं और इसको हम धिक्कारते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा शंकराचार्य ये बात कह रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा पंडित पुजारी कह रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा सत्ता में बैठा कोई कह रहा हो, क्योंकि सत्ता की और इन जातिवादी जो अपने आप को श्रेष्ठ जाति के समझते, इन लोगों की साठ गांठ एक है। सत्ता इन्हीं के हाथ में है, संसाधन इन्हीं के हाथ में है। ये समाज जातियों में या वर्गों में जो बटा हुआ है, इसका मेन बड़ा कारण यही है कि सारे संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। मैडम, आपसे अगला सवाल ले रहा हूँ, क्या ब्राह्मणों का एकाधिकार है कि वही दक्षिणा ले, वही कथा भागवत कराएं,
वही शादी ब्याह कराएं, तो ये नामकरण कराएं, तो क्या इनका एकाधिकार है? बिल्कुल इनका एकाधिकार नहीं है। क्यों? ये समाज के अंदर शिक्षा के अभाव ने इनके एकाधिकार को पुख्ता किया है। अगर ज्योतिबा फुले के संघर्ष को, सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को इस बहुजन समाज ने भी सही तरीके से लिया होता, तो आज शिक्षा का चराग, शिक्षा की रोशनी, विज्ञान की रोशनी, एकता, बंधुत्व और भाईचारे की रोशनी हर एक के दिलो दिमाग में होती। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिन लोगों के लिए कीचड़ गोबर पत्थर खाए सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, वो घर छोड़कर निकली, उनके ससुर ने उनको घर से बेघर कर दिया, लेकिन वो तब भी नहीं डरी और लोगों ने उन पर आत्मघाती हमले किए, ज्योतिबा फुले को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो झुके नहीं। आज ये किस बात से झुक जा रहे हैं? आज ये क्यों सब घरों में अपने मंदिरों की घंटियां बजा रहे हैं? आज ये क्यों नहीं शिक्षा की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भी उस जहर में डुबकी लगाना उत्तम समझ लिया कि कोई टुकड़े तुम्हें फेंके किसी पार्टी के नारे और झंडे लेकर तुम अपने आप को महान समझने लगते हो। वही पार्टियां, वही लोग जो तुम्हें इंसान के दर्जे से नीचा समझते हैं और जिनकी साठ गांठ से ऐसी हरकतें होती हैं कि यादवों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं दलितों पे हो रहे हैं, कहीं किसी को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा, मूछ रखने पे मारा जा रहा है, और उन्हीं के तुम तलवे चाटते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए उन सत्ता में गए हुए बहुसंख्यक समाज के लोगों को भी, जो वहां पहुंचकर ठोकर मारते हैं अपने ही समाज के लोगों को, जो केवल वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। चाहे इसमें कोई बहन जी हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई भी रहा। 75 साल की 80 साल की राजनीति ने क्या दिया इस समाज को? इस स्वतंत्रता ने क्या दिया? क्या स्वतंत्रता समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचा? नहीं पहुंचा। केवल गुलामी का दायरा बड़ा हो गया। उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को इस सत्ता के बना दिया। मुर्मू जी को राष्ट्रपति, तो क्या आदिवासियों का जीवन सुधर गया? आदिवासियों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और यहाँ तुम दुआई दे रहे हो कि देखो आदिवासी राष्ट्रपति बन गई। मैडम, ब्राह्मणों के साथ तो अत्याचार हो रहा है ना। ब्राह्मण के सामने देखो, शूद्र कुर्सी से उतरते नहीं, चार पे बैठे रह जाते हैं, उनको प्रणाम नहीं के तो वो पैर नहीं छूते। आज तो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है ना। बहुत अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों ने जितने अत्याचार इस ब्राह्मणत्व के नाम पर किए हैं, उनके मुकाबले ये उनके लिए बहुत कम अत्याचार हैं जो उन्होंने किए हैं, जो आज भी कर रहे हैं। और ये जो जिस तरह की मानसिकता लेकर ये समाज जी रहा है, असल में मानसिकता होनी चाहिए इक्वलिटी, फर्टर्निटी और भाईचारे और प्रेम की। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी जो यूरोप में 400 साल पहले, 500 साल पहले कायम हो चुकी, वो आज यहाँ पर नहीं है। और इसीलिए कभी पाकिस्तान और कभी चीन और कभी हमारे पड़ोसी हमें आंख दिखाते हैं, क्योंकि समाज, और कहा जाता है कि अरे मुसलमानों ने 1000 साल राज किया। क्यों किया भाई? क्योंकि तुमने अपने समाज के लोगों को जूते मारे, पैरों में गिरा के रखा। यही समाज खड़ा होकर देश के लिए लड़ता, यही समाज खड़ा होकर तुम्हें बचाता। और तुम आज उन लोगों को, जो लोग यहाँ की मिट्टी से पैदा हुए हैं, जो लोग हमारे देश में सदियों से रह रहे हैं, उनके खिलाफ समाज में जहर फैलाते हो कि ये मुसलमान है और इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि तुमने किसके ऊपर राज किया। तुमने इस समाज को टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में बांटा, और तुमने अपने मंदिरों में घंटी बजाते हुए इन लोगों को हाथ का पानी, छुआ पानी और इनकी परछाई से भी तुम दूर भागे। आज तुम कह रहे हो कि वोट के लिए तुम कहते हो ये हिंदू है, लेकिन जब भी इनके अधिकार की बात आती है तो तुम कहते हो ये दलित हैं, ये अछूत हैं, ये यादव हैं, ये कथा नहीं पढ़ सकते, ये मूछे नहीं रख सकते, ये इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो जिन संघर्षों को जिया नवजागरण काल के मनीषियों ने, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और उनके भाई, और ऐसे ही हजारों लाखों लोग, ये तो कुछ नाम है जो जबान पे हैं, उन लोगों ने एक दिया जलाया था, चराग जलाया था। उस चराग को आजादी के बाद की राजनीति ने और आजादी आंदोलन के दौरान भी बुझा दिया, और केवल जाति के भेद को, उस हाइटस को इतना बड़ा कर दिया, इतनी दीवारें बना दी कि देखो एक दो को तो हम चुन लेंगे, ले जाएंगे आगे, बाकी ये समाज गटरों को साफ करता रहे, झाड़ू पोछे लगाता रहे घरों में, और इनके बच्चे अमानवीय जीवन जीने को मजबूर होते हैं। मैडम, अगला सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ। क्या यादव को, पटेल को, पाल को, बैस को, ठाकुर को ही कथा सुनाएगा और ब्राह्मण सभी जाति को कथा सुनाएगा? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं भाई कि कथा कहानी कहने और सुनने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। आपका कल्याण होने वाला, अरे कथा सुनानी है तो इनकी सुनाइए ना, इन क्रांतिकारियों की सुनाइए। कथा सुनानी है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सुनाइए। कथा सुनानी है बाबा साहेब अम्बेडकर की सुनाइए। कथा सुनानी है ज्योतिबा फुले की सुनाइए। कथा अगर सुनानी है तो उस संघर्ष की कथा सुनाइए। ये जो पाखंडियों के द्वारा लिखी गई कथाएं हैं, ये जो भागवत है, इनको ठोकर तुम नहीं मारोगे तब तक ये तुम्हें जलील करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके पुरखों के द्वारा लिखी गई है और इनके पुरखों ने इन्हें कहा है ये तुम्हारे कमाने खाने का धंधा है। अगर इस पर कोई हाथ डालेगा, कोई पटेल हाथ डालेगा, दलित हाथ डालेगा या कोई यादव हाथ डालेगा, तो उसको बाहर कर दो। हम कहते हैं कि हमें खुद ही इन चीजों से बाहर होना चाहिए और हमें संघर्ष के उस दौर को, हमारे मनुष्यों ने क्या कहा है,
मनुष्यों में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी ले लीजिए, हमारे जो हमारी पार्टी के संस्थापक कॉमरेड शिवदास घोष को ले लीजिए, उन्होंने क्या कहा था, जब तक समाज में एकता और समानता स्थापित नहीं होती तब तक राजनीतिक आजादी बेमानी है। इस राजनीतिक आजादी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने क्या कहा था कि जब तक इस समाज के अंदर की ये जो खाइयां हैं ये पार्टी नहीं जाती तब तक अंग्रेजों के चले जाने से हम आजाद नहीं होंगे, हमारी काले अंग्रेजों की गुलामी इससे भी बदतर होगी। इसीलिए इस समाज को एक और क्रांति के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वो सामाजिक क्रांति की आज दरकार है। कथा भागवत कहने की दरकार बिल्कुल नहीं है। कथा भागवत कहते रहे जिनको इनसे फायदा है, इस समाज को इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। समाज को फायदा होगा महापुरुषों के जीवन, उनके विचार को अपनाने से और उनके विचार को लेकर घर घर अलख